Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Namra and today we will discuss hypothesis testing. Let's start with the steps of hypothesis testing. First step is formulation of hypothesis, then select appropriate test, choose level of significance, calculate test statistics, determine problem accessory with test statistics and determine critical value of test statistics. Compare with the level of significance यानी alpha. Determine if TS यानी test statistics falls into non-rejection region. Reject, do not reject यानी हम देखते हैं कि hypothesis कौन सा accept हुआ है या reject हुआ है. Draw marketing research conclusion. तो ये basic some steps हैं जो कि जिनको हम फॉलो करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर. नंबर 1 स्टेप है फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हाइपोथेसिस क्या है, एक अजम्पशन होती है, एक मफरूज़ा होता है. और जब भी हम कोई रिसर्च स्टडी कंडक्ट करते हैं तो उसमें हम टू हाइपोथेसिस मेकिंग, हम उसमें टू हाइपोथेसिस बनाते हैं. वन ऑफ देम इज़ द नल एंड द अदर वन इज़ ऑल्टरनेटिव. नल हाइपोथेसिस कहते हैं कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स. ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहता है देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स. ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटस क्वेश्चन वन ऑफ नो डिफरेंस और नो इफेक्ट, यानी कहते हैं ट्रीटमेंट हैज़ नो इफेक्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स. If the null hypothesis is not rejected, no changes will be made. An alternative hypothesis is one in which some difference or effect is accepted. The null hypothesis refers to a specified value of the population parameter, not a sample statistics. Example of hypothesis testing. if हम example की बात करें तो suppose researcher wanted to test the hypothesis that the mean familiarity rating exceeds 4.0 the neutral values on a 7-point scale. यानी लिकट स्केल पे अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अल्फ़ा की वैल्यू आपने 4.0 आपने कोई भी यानी आप कोई सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हो हाइपोथेसिस को, तो आपने क्या कहना है कि म्यू की वैल्यू कहना 4.0 है. अ सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ अल्फ़ा है 0.05 इज सिलेक्टेड. द हाइपोथेसिस मे बी फॉर्मुलेटेड एज. तो अगर आप उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो H नॉट को नल हाइपोथेसिस से और H1 को अल्टरनेट हाइपोथेसिस से रिप्रेजेंट किया जाता है. म्यू ग्रेटर लेस और इक्वल 4.0 और अल्टरनेट कहेगा म्यू ग्रेटर है 4.0 से. ठीक है, इसमें T जो है वो आपको T का फार्मूला नज़र आ रहा है और इसमें आपको जो S एक्स बार जो है इसका फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करें जिसको भी आप अपने सूटेबल टेस्टिंग उसके लिए यूज़ करेंगे. वन सैम्पल टी टेस्ट अगर हम लगा रहे हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है DF फॉर द टी स्टेटिस्टिक्स इज़ n-1. तो DF क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे पार्टिसिपेंट्स जो भी आपकी स्टडी के, तो वो आपके n होती है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं इसको, और DF होता है n-1. इन दिस केस n-1 इज़ 28. अगर आपके 29 ऑब्जर्वेशन हैं तो 28 आपका DF होगा. द प्रोबेबिलिटी associated with 2.471 is less than 0.05 so the null hypothesis is rejected. ठीक है, अगर आपकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर आई है आपकी 0.05, आपकी पी वैल्यू 2.4 इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा वैल्यू, देन द नल हाइपोथेसिस इज़ रिजेक्टेड. और ऑल्टरनेट में अगर हम इसको क्रिटिकल एनालिसिस करें, द क्रिटिकल टी वैल्यू फॉर अ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 0.05 इज़ 1.7011 सिंस it is less 2.471 the null hypothesis is rejected. The familiarity level does exceed 4.0. तो हम क्या कहेंगे कि हमने इस सारी जो अपनी हमने हाइपोथेसिस असम्पशन की थी, हमने इस पर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की थी, टी टेस्ट अप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट था कि द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन वाज अननोन टू बी 1.5 रेदर देन एस्टिमेटेड फॉर द सैम्पल. यानी हम स्टैंडर्ड एरर को इग्नोर कर देते हैं और जी टेस्ट भी आपके इसके लिए अप्रोप्रिएट हो सकता है. ये टी टेस्ट या जी टेस्ट से आपने इसमें स्कोर्स को मैयर किया है कि वो कितने जो है वो स्कैटर्ड हैं या उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है पॉपुलेशन की, और नल हाइपोथेसिस में कौन सा एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया गया है. अब फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस. लाइक अ नल हाइपोथेसिस मे बी रिजेक्टेड बट इट कैन नेवर बी एक्सेप्टेड बेस्ड ऑन अ सिंगल टेस्ट. ठीक है, तो कह रहे कि ये हो सकता है कि आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए लेकिन सिर्फ आप एक टेस्ट की बेस पर उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते. इन मार्केटिंग रिसर्च द नल हाइपोथेसिस इज़ फॉर्मुलेटिंग इन सच अ वे दैट इट्स रिजेक्ट लीड्स टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द डिज़ायर्ड कंक्लूजन. ठीक है,
तो आप एजुकेशन रिसर्च में या मार्केटिंग में किसी भी फील्ड में अगर आप रिसर्च को यूज़ कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस जो है जब आप फॉर्मुलेट करते हो तो इन सच अ वे दैट इट्स रिजेक्शन लीड्स टू एक्सेप्टेंस ऑफ द डिजायर्ड कंक्लूजन। अगर आप नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करें इसका मतलब है कि अपना अल्टरनेट जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप जो है इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर आप कोई और हाइपोथेसिस मेकिंग करते हैं तो आप उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं नल और अल्टरनेट में। और अगर आपने इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है तो अब आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टू ट्रीटमेंट्स और द ट्रीटमेंट हैज़ इफेक्ट या हैज़ नो इफेक्ट, इस तरह से भी। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस इज़ वन टेल टेस्ट बिकॉज द अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज़ एक्सप्रेस्ड डायरेक्शनली, ठीक है। तो जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है वो हमेशा आपको डायरेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डायरेक्शन बता रहा होता है, लेकिन नल हाइपोथेसिस जो है वो वन टेल्ड होता है, उसमें आपको डायरेक्शन का नहीं पता होता। इफ़ नॉट देन टू टेल्ड वुड बी रिक्वायर्ड फॉर एज फॉर। तो अगर आपके पास अगर आपने डायरेक्शन को भी मद्देनजर रखना है, आप नल और अल्टरनेट दोनों हाइपोथेसिस जैसे कि हम रिसर्च में यूज़ करते हैं उस पर काम करते हैं, तो फिर हम वन की बजाय टू टेल सैंपल जो है वो सिलेक्ट करते हैं। फिर हम स्टैटिस्टिक्स टेस्ट कौन सा हमने सिलेक्ट करना है वो हम देख सकते हैं कौन सा अप्रोप्रिएट टेस्ट है। द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मेजर्स हाउ क्लोज द सैंपल हैज़ come to the null hypothesis. The test statistics often follows a well-known distribution, normal और chi-square. आपने देखना है कि आपकी क्वालिटेटिव स्टडी है ये क्वांटिटेटिव है, इसमें कैटेगोरिकल वेरिएबल है ये कैटेगरीज है, यानी डाटा की नेचर पे इस पर आपने सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। इसमें देखें कि आपने जी स्टैटिस्टिक्स अगर हम अप्लाई करेंगे तो विच फॉलोज द स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन डिस्ट्रीब्यूशन है वुड बी अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो जी की हमें रिप्रेजेंट करें पी माइनस पाई ओवर सिग्मा, ठीक है। सिग्मा ओवर पी का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है पॉपुलेशन से आपने इसको सिलेक्ट किया है, पी जो है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ये रिप्रेजेंट करेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है कि हमने चूज़ करना है सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने सिलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 एरर का चांस है, तो इसको हम इस पर मूव करने से पहले हम समझते हैं टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या है। टाइप 1 और टाइप 2 एरर उस वक्त अगर होता है जब हम नल या अल्टरनेट हाइपोथेसिस में से कोई एक एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, बट इन एक्चुअल हम गलत वाला हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलें इसको डिस्कस करते हैं। टाइप 1 एरर में क्या होता है, अकर्स इफ़ द नल हाइपोथेसिस इज़ रिजेक्टेड व्हेन इट इज़ इन फैक्ट ट्रू, ठीक है। यानी कि आपकी रिसर्च स्टडी में नल हाइपोथेसिस ठीक था, एक्यूरेट था, लेकिन आपने बाय मिस्टेक इसको रिजेक्ट कर दिया रिसर्चर ने। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर अल्फा इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं, ये बाई चांस हो सकता है। टाइप 2 एरर क्या होता है, इट अकर्स इफ़ द नल हाइपोथेसिस इज़ नॉट रिजेक्टेड व्हेन इट इज़ इन फैक्ट फॉल्स। अब क्या था कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स था लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सके। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर इज़ डिनोटेड बाय बीटा। Unlike alpha, which is specified by the researcher, the magnitude of beta depends on the actual value of the population parameter. It is necessary to balance the two types of error. Another example of type 1 and type 2 error refers to the situation when we reject the null hypothesis when it is actually true. यानी हम उसको wrongly reject कर देते हैं, mistakenly हम उसको reject कर देते हैं null hypothesis को, जो कि actually सही था, truth था। For example, there is no difference between the two drugs on average. Type 1 error will occur if we conclude that the two drugs procedures different effects when actually there isn't a difference. Type 1 error है significance level alpha को represent करता है probability में, और type 2 error refers to the situation when we accept the null hypothesis when it is false. For example, there is no difference between the two drugs on average. Type 2 error will occur if the two conclude that the two drugs प्रोसीजर्स द सेम अफेक्ट व्हेन एक्चुअली देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है। आप कह रहे हैं कि ऊपर वाले में आप कह रहे हैं कि कोई डिफरेंस दोनों में डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, हालांकि दोनों में डिफरेंस नहीं था और आपने गलती से उसको सही नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट कर दिया। जबकि दूसरी ऑप्शन में आप कह रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस जो है वो नहीं है, सेम डिफरेंस है, सेम इफेक्ट है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सेम इफेक्ट नहीं, दोनों का डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे गलत हाइपोथेसिस को आपने जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये टाइप 2 एरर जो है वो बीटा को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा जी, पावर ऑफ टेस्ट की हम बात करें तो चूज़ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। पावर ऑफ टेस्ट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ फॉल्स एंड शुड बी रिजेक्टेड। ऑल्दो बीटा इज़ अननोन, इट इज़ रिजेक्टेड, it is related to alpha. An extremely low level
और लो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.001 will result in intolerably high beta errors. प्रोबेबिलिटी ऑफ जी विद अ वन टेल सैम्पल, ये वन टेल टेस्ट में आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड एरिया नज़र आ रहा है, बेल शेप नॉर्मल कर्व नज़र आ रही है, जिसके सेंटर में म्यू की वैल्यू जो है वो यहाँ पे मीन सेंटर में 0 है, और जी स्कोर जो है आपको पॉजिटिव स्केल की तरफ नज़र आ रहा है 0.188, और यहाँ पे स्टैंडर्ड एरिया जो है सेंटर में जितने भी आपके जो स्टैंडर्ड एरिया में जो सेंटर वाला जो आपको नज़र आ रहा है एरो वो है 0.9699। ठीक है, एजेस जो हैं इसके जो पॉजिटिव कॉर्नर पे है वो अनशेडेड एरिया जो है वो 0.0301 आपको नज़र आ रहा है। तो ये डिफरेंट स्कोर्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है जी स्कोर में। स्टेप 4 पे हम कलेक्ट करते हैं डाटा एंड कैलकुलेट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। द रिक्वायर्ड डाटा आर कलेक्टेड एंड द वैल्यू ऑफ द टी स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटेड। फॉर एग्जांपल सम 30 पीपल वर सर्वेड एंड 17 शॉप्ड ऑन द इंटरनेट। द वैल्यू ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन इज़ 17/30। ठीक है, 17 लोगों ने 30 में से जो है वो सर्वे वो किया है कि वो ऑनलाइन जो है इंटरनेट पे शॉपिंग करते हैं, तो उसकी एवरेज कितनी आएगी 0.567। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड, अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 0.089। इसी तरह हम कैलकुलेशन करते हैं अगर स्टैटिस्टिक्स की, तो आप जी स्कोर के ज़रिए भी इनकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, या टी टेस्ट के ज़रिए भी आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। डिटरमिन करना है प्रोबेबिलिटी वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू को यूजिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल्स। जिस तरह हमने पहले अपने जी स्कोर लगाया है, तो आप एरिया को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बेल शेप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप कहते हैं कि ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, अदरवाइज वो स्क्यूड होती है। द शेडेड एरिया बिटवीन 0 and 1.88 is 0.4699. Therefore, the area of the right of 1.88 is 0.5 minus 0.469 is equal to 0.0301. Thus, the p-value is 0.0301. Alternatively, the critical value of z called z alpha, which will give an area to the right side of the critical value of alpha 0.05 is between 1.64 and 1.65. Thus, z alpha is equal to 1.645. ठीक है, तो इसमें ये कह रही है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में एरिया जो होता है राइट ऑफ द क्रिटिकल वैल्यू इज़ इधर अल्फ़ा हो सकता है या अल्फ़ा/2 हो सकता है। ठीक है, और टू टेल में अल्फ़ा/2 होता है। कंपेयर प्रोबेबिलिटी एंड मेक द डिसीजन। इफ़ द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स is less than the level of significance alpha, the null hypothesis is rejected. In other cases or in our cases, the p-value is 0.0301 is less than the alpha value. Level of significance जो हमारे पास है 0.05 से लेस है, तो हम कहेंगे कि null hypothesis is rejected. If null hypothesis is rejected, then all alternate will be accepted. तो if the calculated value of the test statistics is greater than the critical value of the test statistic, the null hypothesis is rejected. आप इस तरह से भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। कंपेयर प्रोबेबिलिटी एंड मेक द डिसीजंस। द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लाइज इन द रिजेक्शन एरिया बियॉन्ड द वैल्यू ऑफ जी, अगेन द सेम कंक्लूजन्स ऑफ रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इज रीच्ड। द टू वे ऑफ टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस आर इक्विवेलेंट बट मैथमेटिकली ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ कंपैरिजन। Writing T statistics as TS, if the probability of T statistics significant level, then reject H naught, but if test statistics is greater than TS, then reject H naught. आप इस तरह से भी इसको सिम्बॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कंक्लूजन की तरफ हम आते हैं। मार्केटिंग रिसर्च प्रॉब्लम में हम उसका कंक्लूजन कैसे कंक्लूड करते हैं। द कंक्लूजन रीच्ड बाय हाइपोथेसिस टेस्टिंग मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च प्रॉब्लम. For example, we concluded that there is evidence that the proportion of internet users who shop via internet is significantly greater than 0.40. Hence, the departmental store should introduce the new internet shopping services. तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि आपकी मार्केटिंग कितनी है और कितने लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की है, और इसका जो है वो कितना सिग्निफिकेंस लेवल है, उसके साथ इसको कंपेयर करके अल्फा वैल्यू के साथ आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अब टी स्टैटिस्टिक्स आप यूज़ करें, टी टेस्ट यूज़ करें आप अगर, तो अज्यूम दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड
अगर हम टी स्टैटिस्टिक्स यूज़ करें तो हम कहते हैं कि वेरिएबल इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन अननोन पॉपुलेशन वेरिएंस एस्टिमेटेड बाय द सैंपल वेरिएंस, देन टी टेस्ट इज़ अप्रोप्रिएट। द टी टेस्ट को हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं उसके फार्मूला के साथ, और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास n-1 होती है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमिलर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिक। एज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेज द टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अगर हम इसकी ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें तो आपके सामने आ जाएगी कि सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की है, फिर इसमें हम डिफरेंट टेस्ट यूज़ करते हैं। टेस्ट ऑफ डिफरेंसेस है जिसमें मीन और प्रोपोर्शंस बताते हैं, और टेस्ट ऑफ एसोसिएशन में हम मीन और प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग की अगर हम डिफरेंस की बात करें तो हाइपोथेसिस टेस्ट में पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को अगर हम कंपैरिजन करें तो इसमें 1 सैंपल में टी टेस्ट और जी टेस्ट आता है, 2 सैंपल में इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, ठीक है, या पेयर्ड सैंपल या 2 ग्रुप टी टेस्ट और जी टेस्ट आ जाता है। 2 इंडिपेंडेंट सैंपल मैयर्स को अगर हम मीन्स को कंपेयर करें, इन द केस ऑफ मीन्स फॉर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स द हाइपोथेसिस टेक द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो अगर 2 होती हैं तो फिर μ1 μ2 μ3, जैसे नोवा में ज़्यादा आप हाइपोथेसिस लेते हो तो 1 2 3 से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। द 2 पॉपुलेशंस आर सैम्पल्ड एंड द मीन एंड वेरिएंस कंप्यूटेड बेस्ड ऑन सैम्पल्स ऑफ साइज n1 and n2। The idea behind the test is similar to the test for a single mean, through the formula for standard error is different. Suppose we want to determine if internet usage is different for males than for female using data। जब स्टार्ट में डाटा टेबल पढ़ा था तो कहता कि आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जब हम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरह से आपका जो है वो टेबल फॉर्म आ जाती है, जिसमें आपको क्लियर पिक्चर आती है कि नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट कितने हैं, मीन कितना है, स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है, उनका टी वैल्यू कितनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम और उसकी जो वैल्यू है अल्फा की टी वैल्यू आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे 2 टेल फिर सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.000 आपको नज़र आ रही है, जिसका मतलब है कि ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट रखता है। 2 इंडिपेंडेंट सैंपल प्रोपोर्शंस की हम बात करें, कंसीडर करें और उसी टेबल को उसी वैल्यूज़ को, तो इन द प्रोपोर्शन ऑफ द रिस्पोंडेंट्स यूजिंग द इंटरनेट फॉर शॉपिंग द सेम मेल एंड फीमेल, द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस आर, हम उसको π1 π2 से रिप्रेजेंट करेंगे। π1 π2 नॉट इक्वल टू वन अनदर h0 और h1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज सिमिलर टू द वन ऑफ द डिफरेंस ऑफ मीन्स विद अ डिफरेंट फार्मूला ऑफ अ स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एरर के हवाले से अगर आप वगैरह बात करें तो फिर आप अगर इसकी समरी चेक करें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की, तो इसमें आपके पास इंडिपेंडेंट सैंपल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की जो है मीन और प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पैरामेट्रिक में जो है वो 2 टेल में है, एफ स्टैटिस्टिक्स है यानी अनोवा है, और यहाँ पे इसकी नॉन पैरामेट्रिक में आपको कई स्क्वायर नज़र आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।